प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, और जब यह कहानी लिखी गई, यह कहानी आज़ादी के पहले लिखी गई है, तो उस समय और भी अधिक महत्व कृषि का था, और कृषि के लिए सबसे उपयोगी जो था वह बैल था। तो बैलों को कृषक समाज में एक पारिवारिक सदस्य के रूप में माना जाता था। तो वहाँ पर मनुष्य और पशु के बीच जो भावनात्मक एक लगाव था, उसका भी वर्णन इस कहानी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। कहने का मतलब यह है कि जो आज़ादी के पूर्व कहानियाँ अधिकतर लिखी गई, उनका एक न एक उद्देश्य यह भी होता था कि वह लोगों के मन में आज़ादी की भावना को जागृत करे, उनके अंदर आज़ादी प्राप्त करने की ललक को पैदा करे, जिसके लिए यह कहानी भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुई। प्रेमचंद ने यह बताने की कोशिश की इस कहानी के माध्यम से कि यदि जानवर अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो हम इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए यह कहानी परोक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। आइए कहानी पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा। तो यह शीर्षक तो इसका दो बैलों की कथा है। आगे देखते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब भी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। सही बात है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। भाई, गधा क्या सचमुच बेवकूफ़ है या अत्यंत सीधा होने के कारण उसे यह पदवी दे दी गई है कि कुछ भी आप कह लो, एकदम सहिष्णु रहता है, सहनशील रहता है, इसलिए उसे यह पदवी दे दी गई। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, भाई गायें सींग मारती हैं, और ब्याई हुई गाय यानी जो बच्चे जन्म देती है वो तो अनायास ही अचानक ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ लेखक कहना यह चाह रहे हैं कि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, और उसका उदाहरण वो बड़ा सुंदर दे रहे हैं कि देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते।
जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ लेता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य चूंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन वह भी इस कला में निपुण नहीं है जितना वे दोनों बैल थे, जो एक दूसरे की बात को कहे बिना समझ लेते थे। आज यहाँ तो मनुष्य ऐसा है कि सामने से कहो भी तो अनसुना करके निकल जाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, मतलब लड़ भी पड़ते थे, लेकिन वो लड़ाई कोई जानबूझ की लड़ाई नहीं होती थी। आनंद के लिए होता था, विनोद के लिए होता था, खेलकूद के लिए होता था। विग्रह के लिए नहीं, बल्कि केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही कंधों गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई अर्थात जो बैलों की जोड़ी थी, उनको ससुराल भेज दिया, और ससुराल में उनका साला था गया, वही लेके गया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़ कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंगे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर था, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे,
अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। स्नेह है लेकिन वो विद्रोह में है, गुस्सा भी है, प्रेम भी है, दोनों है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बहुत अभूतपूर्व नहीं थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। और क्या था अभिनंदन पत्र? कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी ने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कुछ चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मारी डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं किसी कहोगे। अब यहाँ पर पहला अंक समाप्त हुआ। आगे हम लोग दूसरा अंक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।